तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अमरूद से जेली बनाकर किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। गेहूं की फसल में सही समय सिंचाई कर बढ़ाएं उत्पादन। बागवानी में अमरूद का अपना एक अलग महत्व है। अमरूद फायदेमंद, सस्ता और हर जगह मिलने के कारण इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। ये विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस से समृद्ध होता है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन कई बार बाजार में एक साथ फलों की आवक के कारण किसानों को इसका दाम नहीं मिलता, जिससे किसानों को घाटा उठाना पड़ जाता है। ऐसे में किसान अमरूद से जेली जैसे सह उत्पादक बनाकर इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा सिन्हा से। गांव में जब सीजन होता है तो अमरूद काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अमरूद का मार्केट नहीं मिल पाता है, उतना वो बेच नहीं पाते हैं। तो उस समय अगर वो अमरूद को परिरक्षित करें जेली के रूप में, तो खासकर महिलाएं, तो उनसे वो बेहतर आय प्राप्त कर सकती हैं और ये बनाना बहुत आसान है। तो घर में जो उपलब्ध सामान है उसी से ही उसको बनाया जा सकता है और इसको व्यवसाय के रूप में देकर महिलाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। जो मेरा अनुभव है, बरसात के मौसम से ज़्यादा अच्छा जो है जाड़े के अमरूद में पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेहतर जो है जेली बनता है। लेकिन बरसात के अमरूद में भी आपको पेक्टिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप उसका जो है जेली बना सकते हैं। तो इसको जेली बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है, अमरूद है, चीनी है और साइट्रिक एसिड है और एक परिरक्षक पदार्थ होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी हम जो है 1 साल तक अमरूद की जेली को परिरक्षित कर सकते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए जो है पहले अमरूद का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। न हमको ज़्यादा कच्चा अमरूद लेना है, न ज़्यादा अधिक पके हुए अमरूद का चुनाव करना है। जो फुली मैच्योर जो फर्म जो फ्रूट होते हैं उसका सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर आप कच्चा लोगे तो भी उसमें पेक्टिन की जो मात्रा है वो विकसित नहीं हो पाता है और जब ज़्यादा पका हुआ लीजिएगा तो पेक्टिन जो है वो एसिड में बदल जाता है, जिससे कि जो है जेली सेट नहीं होता है। तो फुली मैच्योर फर्म आपको फ्रूट का सिलेक्शन करना है। सर्दियों में अच्छी क्वालिटी के अमरूद काफी मिलते हैं। इनकी जेली आसानी से बनाई जा सकती है। यह टेस्टी तो होती है, हेल्दी भी होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद के अच्छे आकार लिए फलों का चयन करें। फलों का चयन करते वक्त ध्यान रखें कि फल किसी भी तरह से कीट या रोग ग्रसित न हो, क्योंकि इस प्रकार के फलों से तैयार जेली जमती नहीं है। साथ ही चोटिल या पक्षियों के द्वारा खाए गए फलों का चयन जेली बनाने के लिए नहीं करें। फलों का चयन के बाद फलों को सफाई से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और साफ चाकू से फलों के मध्यम छोटे टुकड़े कर लें।
उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इतना पानी डालना है कि वो उसके भगोने में वो डूब जाए और करीब 45 मिनट तक उसको उबालना है। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सीटी लगाने के बाद जो है वो पेक्टिन जो है वो अमरूद से निकल के पानी में चला आता है। उसके बाद उसको छान लिया जाता है। छानने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े को गाड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर कपड़े को आप गाड़िएगा तो उसका जो पल्प होता है वो भी जो है वो कपड़े से छन के पानी में चला आएगा, तो जेली आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जेली में यही है कि इसमें केवल पैक्टिन एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, उसमें फ्रूट का पल्प नहीं डाला जाता है। तो छानने के समय आपको ये सावधानी रखना है कि आपको कपड़े से बस छान लेना है बिना कोई दबाव डाले हुए। उसके बाद जनरली जो हम लोग चीनी मिलाते हैं वो पेक्टिन की मात्रा से हम लोग चीनी मिलाते हैं। पेक्टिन कितना है कि अमरूद में, इसकी जांच आप जेल मीटर होता है उससे किया जा सकता है या अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से किया जाता है, और पेक्टिन की मात्रा के अनुसार उसमें चीनी मिलाया जाता है। जनरली अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है, जेल मीटर नहीं है, तो बरसात का जो अमरूद है उसमें अगर आपका 2 ग्लास अगर आपका जूस हो रहा है, एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, तो उसमें आप 1 ग्लास आप चीनी मिला दीजिए। और चीनी की मात्रा के अनुसार से करीब 3 से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है पर केजी चीनी के अनुसार। अगर चीनी 1 केजी है तो हम 3 से 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच उसके अनुसार से हम लोग उसमें साइट्रिक एसिड मिलाते हैं और चीनी, पेक्टिन एक्सट्रैक्ट और साइट्रिक एसिड के साथ उसको खौलाया जाता है। तब तक खौलाया जाता है जब तक कि उसकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है वो जेली का जमने लायक हो। कैसे हम जानेंगे कि एंड पॉइंट आ गया है? तो उसके लिए चम्मच से उसको जब हम करते हैं तो वो धार की तरह नहीं होके एक सीट की तरह होता है। दूसरा जो टेस्ट हम लोग करते हैं कि जब जेली का एंड पॉइंट आता है तो बड़े बड़े बबल मिलने लगते हैं, उसमें से थोड़ा सा छींटा बाहर की ओर आने लगता है। क्योंकि जेली में क्या होता है कि अगर ज़्यादा कम ही हुआ तो जेली सेट नहीं करेगी, ज़्यादा होगा तो जेली जो है बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल जो है उस एंड पॉइंट को पहचानने के लिए प्रिसिशन की आवश्यकता होगी। जब जेली गाढ़ी हो जाए तब तक कटोरी में पानी लें और इसमें जेली की कुछ बूंदें डालें। अगर जेली जमने लगे तो जेली तैयार है। जेली को बनाते वक्त ध्यान रखें कि जब भी जेली बनाए तो पतले तली वाले बर्तन का प्रयोग नहीं करें। जेली बनाते वक्त इसे बीच बीच में चलाते रहें। अगर आपको जेली रंग हल्का लग रहा है तो आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली 10 केजी अगर हम अमरूद लेते हैं तो 7 केजी के करीब उसमें जो है आपका जेली प्राप्त होता है। जनरली जेली कितना बनता है वो डिपेंड करता है चीनी की मात्रा पे और पेक्टिन की मात्रा पे। अगर पेक्टिन का अमाउंट अच्छा है तो चीनी के 1.5 गुना आपको जो है जेली जो है प्राप्त होगा। और ये जो है शहर में तो इसके पूरे घर में प्रचलित है, ब्रेड के साथ खाया जाता है, रोटी के साथ खाया जाता है। गांव में भी जो बच्चे हैं 1 से 5 साल के बच्चे जिसमें अंडर न्यूट्रिशन काफ़ी खासकर झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर महिलाएं अपने जो बगीचे में अगर अमरूद हो रही हैं और सीजन में अगर उसको जेली की तरह प्रिजर्व करके बच्चे को रोटी में लपेट के अगर देंगी तो उनको बेहतर पोषण भी प्राप्त होगा। और महिलाएं संगठित अगर होती हैं और इसको अपना एक व्यावसायिक रूप अगर देती हैं तो उसके लिए हमसे ये गृह विज्ञान विभाग बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण आप जो हैं हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र भी है जहाँ पे होम साइंटिस्ट जो हैं वो इसका प्रशिक्षण देती हैं। तो अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकती हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है।
गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करते रहना जरूरी होता है। लेकिन आमतौर पर सभी किसानों के पास पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्धता नहीं होती है। ऐसे में किसान फसल की सही क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करके गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार गेहूं की फसल में सिंचाई कब कब करना लाभदायक है, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्वी सिंहभूम के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद से। गेहूं फसल में किन किन बातों पे ध्यान रखें और विशेषकर जो सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इस पे ध्यान देंगे। किसान भाइयों, जो जहाँ तक गेहूं खेती की बात है, इसके प्रबंधन में हमें बीज लगाने से लेके और बीज भंडारण तक इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। गेहूं की फसल में सिंचाई वर्षा होने पर भी निर्भर करती है। फिर भी अच्छी फसल लेने के लिए लगभग 40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं फसल में जल की मांग के लिए साधारण तौर पर लगभग 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रेतीली जमीन में 6 से 8 सिंचाई की जानी चाहिए। गेहूं में मुख्य जड़ बनते CRI के समय सिंचाई नहीं करने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कम पानी दिया जाता है, वहां जल जड़ों की गहराई तक नहीं पहुंच पाता और इसके विपरीत नहरी क्षेत्रों में या सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में किसान अधिक गहरी सिंचाई करते हैं, क्योंकि वहां अगली सिंचाई कब उपलब्ध होगी ये निश्चित नहीं होता, जिससे आवश्यकता से अधिक पानी दे दिया जाता है, जिससे पोषक तत्व जमीन में जड़ क्षेत्र से अधिक गहराई में बह जाते हैं, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसीलिए गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद मुख्य जड़ बनते समय करनी चाहिए। इस समय गेहूं की सिंचाई में अति आवश्यकता होती है। इस समय सिंचाई नहीं करने पर बहुत अधिक नुकसान होता है। इसके बाद उसमें जो सबसे मुख्य है उपज, अच्छी उपज के लिए जल प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन। तो मुख्य रूप से अगर 6 सिंचाई किसान भाई अपने गेहूं में देते हैं तो काफ़ी अच्छी उपज की प्राप्ति होती है, और जितनी सिंचाई की मात्रा कम होती जाएगी, उपज की मात्रा उसी अनुपात में कम होती जाएगी। तो सिंचाई जो है, पहली सिंचाई जो हम लोग कहते हैं उसको क्राउन रूट इनिशिएशन जो होता है, उस वक्त हम लोग पहली सिंचाई देते हैं। वो 20 से 22 दिनों के बीच का समय होता है, उस वक्त हम ये सिंचाई पहली सिंचाई करते हैं। दूसरी सिंचाई उसके बाद जो है अगले 20 रोज में हम देते हैं। तो उस वक्त जो हमारा कल्ले की संख्या बढ़ती है, पौधे की जो विकास होने का समय होता है, उस वक्त हम दूसरी सिंचाई देते हैं। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरीके से करनी चाहिए। जिन किसानों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है, तो वे पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय करें, जो बुआई के 21 से 25 दिनों पर करते हैं। 2 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय तथा दूसरी फूल बनते समय करनी चाहिए। यदि पानी 3 सिंचाइयों के लिए उपलब्ध हो, तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय तथा दूसरी तने में गांठ बनते समय और तीसरी सिंचाई दानों में दूध भरते समय करनी चाहिए। यदि किसानों के पास 4 सिंचाई की सुविधा है, तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय तथा दूसरी तने में गांठ बनते समय और तीसरी बाली निकलते समय और चौथी सिंचाई दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। उसके बाद तीसरी सिंचाई फिर इस तरह से 20-20 रोज के अंतराल पे देते रहते हैं। फिर फूल आने के पहले का समय होता है, उस वक्त चाहिए। फिर उसके बाद दाना भरने के समय चाहिए। उसके बाद फिर जब दाना पूर्ण हो जाता है, तो दाना जब हार्ड होने लगता है, सख्त होने का समय आता है, उस वक्त ये सिंचाई चाहिए। तो इसमें से 3 जो मुख्य सिंचाई है कि पहला क्राउन रूट इनिशिएशन के समय, वो सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है फूल आने से पहले का समय हो, वो सिंचाई आपको देना ज़रूरी होता है। और तीसरा जब दाना सख्त होने का समय होता है, दूध भरने रहते हैं, उस वक्त जो है उससे और दाने सख्त होने के बीच में एक सिंचाई
अवश्य देना चाहिए। और अगर संभव हो तो दाने भरते समय एक सिंचाई अगर आप डाल देते हैं, चौथी सिंचाई, तो काफ़ी अच्छी उपज की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सिंचाई का इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में चना ज्यादातर बरानी क्षेत्रों में उगाया जाता है और अक्सर किसान इसकी बुआई के बाद फसल पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इस समय चने की फसल में विशेष देखरेख आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय फसल में चने का सबसे घातक रोग उकठा का प्रकोप होता है, जिसका समय रहते नियंत्रण नहीं करने पर पूरी फसल चौपट हो जाती है। इसलिए किसान चने की फसल में उकठा रोग का नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज अपन बात करते हैं चने में उकठा रोग के नियंत्रण के बारे में, कि जो ग्राम है आपका चना क्रॉप है, चना में उकठा जिसे अपन विल्ट रोग भी बोलते हैं, ये चने का मुख्य रोग होता है। और ये चने की फसल में जब होता है तो पूरे जो जिस पौधे में हो गया वो पूरा पौधा ही खत्म कर देता है। उकठा क्या मतलब होता है कि पौधे का अचानक मर जाना, अचानक सूखना। और ये जो रोग है, ये रोग एक मृदा जनित है, सोइल बोर्न रोग है। किसान भाइयों, चने की फसल में उकठा रोग के कारण भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप इतना भयावह है कि पूरी की पूरी फसल इसकी चपेट में आ जाती है। कभी कभी तो इस रोग के कारण किसानों को इतना नुकसान हो जाता है कि लगाई गई लागत भी निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। किसान भाइयों, चने की फसल में इस रोग की गंभीरता को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहले पहचानें, ताकि इस रोग से होने वाली हानि से बचा जा सके। और चने में इसके लक्षण की बात करें तो इसमें चने के अंदर जो ये पौधा है, एक जब शुरुआत से ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि जो इसके लक्षण से होते हैं, ये लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं। स्टेम में पौधा अचानक आप मुरझाया हुआ दिखाई देगा, पत्तियां उसकी पीली पड़ जाती है। और जब आप उसको रूट को देखोगे तो रूट उसकी थोड़ी हेल्दी दिखेगी, बट जब आप उस रूट को कट करोगे तो उस रूट को कट करने के बाद क्या होता है कि आपको उसके तने के अंदर आपको ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर का या काले कलर का माइसीलियम दिखाई देता है। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और ये जो रोग है, ये रोग क्या होता है, हमेशा धब्बों में दिखा देता है कि पूरे खेत में एक साथ ना हुए, थोड़े थोड़े धब्बों में कभी यहाँ दिखेगा कभी वहाँ दिखेगा। ये इसके मुख्य लक्षण से। इसका सर्वाइवल मृदा में होता है, माइसीलियम ग्रुप में। इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, इसके कंडीशंस की बात करें, अगर वातावरण के अंदर जैसे थोड़ा ड्राई कंडीशंस रही उस टाइम में डिजीज ज़्यादा होती है। इसके साथ अगर आपने अर्ली सोइंग कर दी तब भी इसकी विल्ट की संभावना बढ़ जाती है। चने की फसल में इस उकठा रोग के कारण भारी नुकसान होता है, तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस रोग के नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं, कि आप समय पर इस रोग का नियंत्रण करके अधिक उपज ले सके। चूंकि ये जो विल्ट है, विल्ट क्या है कि मृदा जनित रोग है, तो इसके लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट के लिए आप थायरम या कार्बनडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। इसके साथ आप जो कुछ बायो एजेंट है, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा अर्जीनियम है, सुडोमोनास है, इनसे भी आप बीजों को उपचारित कर सकते हो। इसके लिए आप 6 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। के अलावा उकठा रोग के नियंत्रण के लिए 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं।
इसके साथ आप जो जहाँ जहाँ आपको विल्ट के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं खेत में, वहाँ आप कार्बनडाजिम की स्पॉट ड्रेंचिंग मतलब होता है कि जहाँ आपको जो धब्बा दिखाई दिया उसी धब्बे पे आपने क्या किया कि कार्बनडाजिम का घोल बनाया और उसके आसपास डाल दिया। तो उससे क्या होगा कि वो रोग आगे नहीं फैलेगा और वो क्या होगा कि डिजीज़ कंट्रोल हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको जब भी अगर खेत में ऐसा लगे कि इसमें रोग है तो उस पौधे को उखाड़ कर वहाँ से उसको जला देना चाहिए। और इसके साथ बात करें आपको रोगरोधी किस्मों की, जो रोगरोधी किस्में हैं उन किस्मों का भी चुनाव करना चाहिए, क्योंकि रोगरोधी किस्में ही ऐसी है जो इसको डिजीज़ को बचा सकती है। क्योंकि ये जैसे अगर आप रोगरोधी किस्में यूज़ करोगे तो क्या होगा कि डिजीज़ आगे नहीं फैलेगी और अपने फसल को अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है प्रखंड मनेर, जिला पटना के कृषक विमलेश कुशवाहा ने। आप ड्रोन का फसलों में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और इससे कौन कौन से लाभ होते हैं, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विमलेश कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और घटती जोत को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो जितनी अवेलेबल है लैंड, जितनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करें और उसके लिए नई तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक में ड्रोन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत से कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में करेगा। ड्रोन एक मानव रहित मशीन है जिसकी मदद से आप फसलों पर आसमान से नजर रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रफल में फसल पर महज कुछ मिनटों में पोषक तत्वों और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम पहले स्प्रे करते थे, खासकर जितने भी हम केमिकल से यूज करते थे, और जब उनका स्प्रे करते तो वो एक साथ स्प्रे मैनुअली नहीं होता था मज़दूरों से, क्योंकि कई जगह ज़्यादा दवाई पड़ती थी, कई जगह कम पड़ती थी। जहाँ पर ज़्यादा दवाई पड़ती थी वहाँ पर तो फसल को भी नुकसान होता है, और जहाँ पर कम पड़ती है तो वहाँ पर जो टारगेटेड हमारा या खरपतवार है या कीड़े हैं उन पे असर नहीं होता। और इसमें समय भी बहुत लगता है और कई बार तो हादसे भी होते हैं। जो जहरीली दवाई हैं उनको स्प्रे करते वक्त के मजदूर हैं, बहुत से हादसे होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है स्प्रे के लिए। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, काफ़ी जिनकी बढ़वार होती है, ऊंचाई वाले पेड़ हैं, तो उनमें और फसलों में भी जैसे गन्ना है, मक्की है और दूसरी जो फसलें ऊँची है, तो उनमें आदमियों से मैनुअल जो स्प्रे करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और अगर आप मैनुअल उस पर स्प्रे करते हैं तो वो दोबारा जो उसकी स्प्रे की ड्रिफ्ट है तो वो आदमी के ऊपर ही पड़ती है और उसमें वो ख़तरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए ये ड्रोन का एक जो नई तकनीक है ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है। और ख़ासकर जब स्प्रे हम ड्रोन के में करते हैं तो इसमें एक तो यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी 30% के लगभग बढ़ जाती है, दवाई की कोई सी भी हो। और जो स्प्रे है वो बिल्कुल एक सार होता है, उसमें समान रूप से दवाई हर जगह पड़ती है। इसमें एक ख़ास बात और यही है कि केवल पानी 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए और समय इसमें बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में ये 8 मिनट में पूरा कर लेता है। ये ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो दोनों तरह से काम करती है, मैनुअली भी, अगर कोई मैनुअली करना चाहते हो, नहीं तो ऑटो मोड पे भी इसको रख लिया जाता है। मैनुअली आप जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा, किंतु ऑटो मोड पे करने पर ये पहले से एरिया इसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई ये इस एरिया में हमने स्प्रे करना है, तो वो उस एरिया में बिल्कुल अपने आप एक साथ स्प्रे करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट उसकी होनी चाहिए उसी पे स्प्रे करके और वापस आ जाता है।
किसान भाइयों, ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। इसमें लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। इसके अलावा ये आने वाली दूसरी समस्याओं के प्रति भी किसानों को सचेत कर देता है। किसान भाइयों, इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी खरीदी पर शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। मेरा किसान भाइयों को यही है कि जो हमारे युवा हैं तकरीबन, क्योंकि वो खेती की तरफ नहीं आ रहे, किंतु एक हमने देखा है वो नई तकनीक जो भी है उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो इसलिए मैं यही करता हूँ कि इस नई तकनीक के बारे में अच्छी तरह से अपना समझें, ट्रेनिंग लें, और इस ट्रेनिंग लेके अपना ड्रोन खरीद के वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। सभी चाहेंगे कि मैं ड्रोन से ही अपने स्प्रे करवाऊं या दूसरे काम भी ड्रोन से ही करें। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।